फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर ने हमसे पूछा कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम में कई कंफ्यूजन्स हैं और उन्होंने हमसे ये पूछा कि उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करना बेहतर है या न्यू टैक्स रिजिम। मैंने ये सोचा कि किसी व्यूअर को टेलर मेड आंसर देने से बेहतर है कि हम ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम के बारे में चर्चा करें, जिससे कि हर व्यूअर, हर आदमी, हर व्यक्ति अपने आप कैलकुलेट करके ये निर्णय ले सके कि उसके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम बेहतर है या न्यू टैक्स रिजिम। ओल्ड टैक्स रिजिम, न्यू टैक्स रिजिम जाने के पहले हमने पहले पढ़ा है कि इनकम टैक्स इज लेवीड ऑन ऑल इंडिविजुअल्स, HUFs, पार्टनरशिप फर्म, LLP एंड कॉर्पोरेशंस। और यदि किसी इंडिविजुअल्स का इनकम बेसिक एग्जम्पशंस लिमिट से अधिक होता है तो फिर ही इज लायबल टू पे द टैक्स अंडर ए डिफरेंट स्लैब सिस्टम, अंडर रेस्पेक्टिव स्लैब सिस्टम। अब हम बात करते हैं, चर्चा करने के पहले हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या सुविधाएं थी और ओल्ड टैक्स रिजिम में का एक फायदा क्या था। हिंदुस्तान में जो टैक्स स्ट्रक्चर है इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, but in India, despite the high tax rates and complex tax system, there are around 70 and more exemptions and deduction choices, with the help of which any SSC can reduce the taxable income or can reduce the tax burden. इतने कॉम्प्लेक्स होने के बाद इतने 70 से अधिक एग्जाम्पशन डिडक्शंस दिए हुए हैं, जिसका यूज करके कोई भी एसएससी अपना टैक्स कम कर सकता है। ये इंडियन टैक्स सिस्टम की, टैक्स स्ट्रक्चर की खासियत है। और ओल्ड सिस्टम में एक सबसे एडवांटेजियस बात ये थी कि दे यूज्ड टू इनकरेज द सेविंग कल्चर which leads to saving for future events such as marriage, schooling, house purchase, medical expenses. So किसी फाइनेंस एक्सपर्ट का कहना है कि सेविंग वॉलंटरी बहुत कम होता है, यदि सेविंग कंपल्सरी कर दिया जाए तो सेविंग हो जाती है। एंड ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया सपोर्ट्स द प्रपोजिशंस ऑफ द दैट फाइनेंस एक्सपर्ट। अब देखें ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर में, ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या क्या डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अवेलेबल है। हालांकि हमने इसके बारे में, डिडक्शंस और एग्जम्पशंस के बारे में अलग अलग वीडियो में चर्चा कर रखी है, फिर भी एक रिकैप के लिए मैं यहाँ बात करूंगा। सबसे पॉपुलर डिडक्शंस जो हैं वो अंडर सेक्शन 80C के हैं, जिसमें हम कहते हैं कि LIC इंश्योरेंस का प्रीमियम भर रहा हूँ, PPF में जमा कर रहा हूँ, LSS ले रहा हूँ, हमने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है, डिसेबल पर्सन का, डिपेंडेंट्स का, अपना खुद का, बहुत सारी कहानियां हैं। एंड बेसिकली दैट ऑल कम अंडर चैप्टर 6A, under which section 80C is very important and popular also. सेकेंड है, उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में और डिसेबिलिटी एक्सपेंसेस में भी हमें डिडक्शंस मिलते हैं। हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं अंडर डिफरेंट सेक्शंस, दैट इज 80E, 80EA, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन जो 80E में आते हैं, डोनेशन टू चैरिटी एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो कि 80D में आते हैं, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट्स सेक्शन 80 TTA, under which deductions are available up to
the interest of rupees 10,000. Interest on term deposit, that is available to senior citizen only, mentioned under section 80 TTB, available to senior citizens only. Standard deductions जो कि 2018 बजट में ये 30 साल पहले ये थी, बीच में खत्म हो गई थी और रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन 2018, mentioned under section 16 IA, additional contribution to NPS by an employee that is over and above the limit of the ATC, and maximum limit under this section is 50,000. House rent allowance, of course, it is subject to certain conditions and there is a limit for that. Leave travel allowance paid by the employer, subject to condition that it must be incurred. Deduction is available up to the extent you incurred on the travel, leave travel, mobile reimbursement, food coupons, uniform allowances, लीव इनकेसमेंट ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद जो लीव इनकेसमेंट होता है उसमें ऑफ कोर्स सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड एक्सटेंट। ये सारी बातें हम करेंगे जब इनकम फ्रॉम सैलरी की बातें करेंगे। मेडिकल अलायंसेस, कन्वेंस रिइंबर्समेंट, ऑफिस पर्पस के लिए जो कन्वेंस रिइंबर्समेंट होते हैं वो डेथ कम ग्रेचुटी, इसकी बातें करेंगे हम। इनकम फ्रॉम सैलरी की जब बातें करेंगे, commutation of pension, after retirement we commute the pension, certain portion of the pension we commute and against which we receive a lump sum amount from the employer। ये सुविधाएं भी हैं इसमें ओल्ड टैक्स सिस्टम में। अब ये हमने देखा, हालांकि इट इज अगेन आई रिपीट, इसमें सारे इंटरेस्टेड नहीं है बिकॉज जैसे मैंने बताया कि एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस 70 से अधिक अवेलेबल हैं अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की कि जो इंपॉर्टेंट डिडक्शंस एग्जेम्पशंस हैं उसकी चर्चा हम यहाँ करें। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम की। सबसे पहले न्यू टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस इन द बजट सेशन 2020, one section has been introduced, it is 115 BAC, effective from financial year 2020-2021 or assessment year 21-22। Here there is an option to pay income tax at lower rates। न्यू टैक्स रिजिम में व्यवस्थाएं हैं कि आप इन कंपेरिजन टू ओल्ड टैक्स सिस्टम लोअर रेट पे करें, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और व्यवस्थाएं हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। पहला सवाल है कि न्यू टैक्स रिजिम को कौन ऑप्ट कर सकता है, विच टाइप ऑफ एसएससी कैन ऑप्ट द न्यू टैक्स रिजिम। द फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल विथ सैलरी इनकम, इंडिविजुअल विथ बिजनेस इनकम, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम, एंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये तीन तरह के एसएससी ही इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अंडर न्यू टैक्स रिजिम नंबर ऑफ टैक्सेस स्लैब इंक्रीज टू 4 to 7। पुराने ओल्ड टैक्स रिजिम में दे आर 4 स्लैब्स, इट इज 0, 5, 20 and 30। अंडर न्यू इट इज 0, 5, 7.5। देखेंगे आगे कई साथ वो आगे कंपैरेटिव चार्ट दिखाऊंगा मैं दोनों को साथ करके। अंडर न्यू सिस्टम up to 15 lakh, if you compare with the old tax regime, there is a low tax rate, reduced tax rate, and most important, most of the exemptions and deductions will be unavailable if you opt the new tax regime। means वो 70 या उससे अधिक में से अधिकांशतः जो exemptions deductions हैं वो आपको इसमें नए टैक्स रिजिम में आप ऑप्ट करते ही ये सुविधाएं अनअवेलेबल हो जाएंगी। और जब आप न्यू टैक्स रिजिम को
ऑप्ट करेंगे तो एक फॉर्म है 10IE, ये आपको फिलअप करना होगा। यहां हमने ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम का कंपैरेटिव चार्ट दिखाया हुआ है। इसको देखने से ये पता चलता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में जो स्लैब्स हैं वो अप टू 2.5 लाख का एक स्लैब है, मोर देन 0.25 to 5 lakhs दूसरा स्लैब है, 5 लाख से ऊपर 10 लाख तक तीसरा स्लैब है, और 10 लाख से ऊपर ये चौथा स्लैब है। जबकि न्यू टैक्स रेजिम में exempted category same as it was in the old tax regime, 2.5 to 5 lakh. This chart is meant for the SSA whose age is less than 60 years. It is not for the senior citizens. More than 2.5 lakh to 5 lakh, it is 5%. And here there is a difference. So, under new tax regime, there are 7 slabs exempted: 5, 10, 15, 20, 25 and 30, and above 15 lakh, the tax rate under old and new tax regime is same. अब अगला सवाल होता है कि जब हम ऑप्ट करेंगे न्यू टैक्स रेजिम, तो क्या हम इसको ऑप्ट आउट भी कर सकते हैं? इसकी क्या व्यवस्था है? सो प्रोविजंस ऑफ ऑप्ट इन एंड ऑप्ट आउट, there are two categories. One category is the persons having income from other than business and profession. I again repeat, persons having income from other than business and profession. वैसा आदमी, वैसा एसएससी जिसकी की इनकम प्रोफेशन और बिजनेस इनकम छोड़ के है, वो यदि ऑप्ट इन ऑप्ट आउट करेंगे तो उनको ये सुविधाएं हैं कि यदि उनकी सैलरी की इनकम है तो वो एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर अपने एम्प्लॉयर को बता दे कि वो कौन सा टैक्स रेजिम ऑप्ट करेंगे, और एक सो दैट कि एम्प्लॉयर मे डिडक्ट योर टीडीएस अकॉर्डिंगली। लेकिन यदि आप नहीं बताते हैं तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका टीडीएस काट लेगा। द सेकेंड feature is they are at liberty to opt in, opt down any number of times. The third one is he may change the options at the time of filing of return. Example, आप सैलरीड क्लास हैं, आपने अपने एम्प्लॉयर को बता दिया कि वो नए रीजन में ऑप्ट करेंगे, उन्होंने टीडीएस उसके हिसाब से काटना शुरू कर दिया। फाइलिंग रिटर्न की जिम्मेदारी आपकी। बाद में आपको समझ, फाइलिंग जब रिटर्न फाइल करने गए, दैट टाइम यू फेल्ट दैट ऑप्टिंग ऑफ ओल्ड टैक्स रेजिम इज बेटर, सो एट दैट टाइम यू कैन ऑप्ट कि हमें ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करना है। यू कैन फाइल द फॉर्म 10I and you may proceed accordingly. It is only for those persons whose income are other than business and profession. But the persons having income from business and profession, then what he can do? He cannot opt in and opt out of the new tax regime every year. वो हर साल चेंज नहीं कर सकता। उसको पूरी लाइफ टाइम में एक बार जब चेंज कर लिया आपने तो फिर वापस ओल्ड टैक्स रेजिम में आने के लिए एक ही अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। और यदि उनके लाइफ टाइम में बिजनेस प्रोफेशन का इनकम सीज हो जाता है, जब और भी इनकम है, बिजनेस प्रोफेशन के भी इनकम है, वो यदि सीज हो जाती हैं तो अगेन ही कैन ऑप्ट आउट फ्रॉम द
न्यू टैक्स रेजिम दैट इज 115 DAC। मतलब यदि आपकी इनकम, पेंशन भी मिलता है, बिजनेस प्रोफेशन का भी इनकम है, तो आपको पूरी लाइफ टाइम में एक ही बार सुविधा मिलेगी कि आपने यदि नया टैक्स रीजन को ऑप्ट किया तो फिर वापस आप ओल्ड टैक्स रीजन में आ सके। लेकिन जब आपकी इनकम, बिजनेस प्रोफेशनल इनकम खत्म हो जाएगी, उस टाइम फिर आपको लिबर्टी रहेगी कितनी ही बार आप ओल्ड टैक्स रीजन में जाएं, फिर वापस चले जाएं न्यू टैक्स रीजन में, उसके कोई लिमिटेशंस नहीं है। ये लिमिटेशंस उन्हीं लोगों के लिए है जब तक आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है। अब ध्यान दें कि कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस अवेलेबल नहीं हैं अंडर न्यू टैक्स रेजिम। द फर्स्ट वन इज सेक्शन 80 TTA, which is applicable for interest on saving deposit, and section 80 TTB applicable for interest on deposits, available to senior citizens only. Professional tax and entertainment allowance, leave travel allowance, house rent allowance, children education allowance, hostel expenditure allowance, other special allowances, interest on housing loan on the self-occupied property. ध्यान रहे, I have talked here interest on housing loan on the self-occupied property. It means यदि आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो जो 2 लाख की आपको डिडक्शंस मिलती थी वो नहीं मिलेंगी, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी यदि रेंटेड आउट है, इसके बारे में बात करेंगे, उसमें आपको ये प्रोविजंस, ये सुविधाएं अंडर न्यू रेजिम मिलेंगी। आगे बात करेंगे इस बारे में। चैप्टर 6A का डिडक्शंस जितने राइट फ्रॉम 80C to 80U जो कि चैप्टर 6A में है, उसमें से 80CC-D2 एंड सेक्शन 80JJAA ये छोड़ के जो भी डिडक्शंस हैं वो अवेलेबल नहीं होंगी अंडर न्यू टैक्स रेजिम। कोई भी परक्विजिट्स और अलायंसेस उस पर भी नहीं मिलेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टैंडर्ड डिडक्शन वो भी आपको न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेंगी। MLA MP का डेली अलायंसेस उस पर भी एग्जेम्पशंस नहीं मिलेंगी। अब सवाल यह है कि एक और, यदि आपकी बिजनेस इनकम है उसमें से कौन कौन से नहीं मिलेंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस डिडक्शंस, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च अंडर सेक्शन 35, ये सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस यदि आपके बिजनेस इनकम है तो आपको नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन कौन से डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस हमें यदि मैं न्यू टैक्स रेजिम ऑप्ट करता हूं तो मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज अंडर सेक्शन 1015 फर्स्ट, ये दिया गया है कि पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग अकाउंट है उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है उस पे हमें इस सेक्शन के अगेंस्ट एग्जेम्पशंस मिलता है, एंड दैट लिमिट इज ₹3,500 फॉर इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर एंड 7,000 फॉर ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स। नए टैक्स रेजिम में ये सुविधाएं आपको मिलेंगी। सेक्शन 1010D, आप लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी जब होती है उसके जो प्रोसीड मिलते हैं आफ्टर इट्स मैच्योरिटी, उसका भी एग्जेम्पशंस आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिलेगा। एनपीएस या ईपीएफ में जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर पोर्शन, उस पे भी आपको एग्जेम्पशंस मिलेंगे। जो भी पीएफ है आपका या ईपीएफ है उसमें इंटरेस्ट 9.5% तक जो मिलता है वो आपको अवेलेबल है डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस के लिए अंडर न्यू टैक्स रेजिम। उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल होगा। लेकिन ये चीजें, कंडीशंस, ये एप्लीकेबल तभी हैं
जब आपका कंट्रीब्यूशन 2,50,000 पर फाइनेंशियल ईयर तक ही हो। यदि उसके ऊपर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में डिपॉजिट करते हैं अंडर ईपीएफ, देन interest on exceeded amount would be taxable. हमने एटीसी भी बताया था, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में, विच इज मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज, सेफ एवेन्यूज। हमने एंड सुकन्या समृद्धि योजना, हमने ये बताया था कि उसमें जब कंट्रीब्यूट करते हैं आप, तो अंडर सेक्शन 80C आपको डिडक्शन मिलता है। बट जब न्यू टैक्स रिजिम जब ऑप्ट करेंगे तो बताया कि 80C का प्रोविजंस नहीं मिलेंगे, सुविधा डिडक्शंस नहीं मिलेंगे, लेकिन वॉट एवर दे एक्रूड इंटरेस्ट इन पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि योजना, दैट वुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर टोटल इनकम। और जब मैच्योरिटी पे जब वो पेमेंट लेंगे आप, वो भी एग्जेम्प्टेड होगा इन योर हैंड। Accordingly, payment received from NPS account, that would also be exempted from the taxable income. Gift received from an employer up to rupees 1,500, it is available under new tax regime also. Retirement benefits like gratuity, etc., it is available under new tax regime also. Commutation of pension, it is also available. Leave encashment on retirement, it is also available under new tax regime. And retrenchment compensation, ये भी कुछ कंपनसेशन मिलता है यदि आपको सर्विस टर्मिनेट कर दी जाती है, तो जो आपको लमसम कंपनसेशन मिलते हैं उस पे भी ये एग्जेम्पशंस आपको मिलेंगे। VRS amount, if it is up to 5 lakh, exempted category. Educational scholarship, it is also exempted category under new tax regime also. Payment of awards in the public interest, यदि किसी को कोई अवार्ड मिला है पब्लिक इंटरेस्ट में, वो भी न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल है डिडक्शंस। और यदि आप डेली अलाउंसेस, यदि स्टेशन से बाहर और स्टेशन जाते हैं, एम्प्लॉयर के काम से ड्यूटी पे जाते हैं, तो उस पर डेली अलाउंस मिलता है, वो भी अंडर न्यू टैक्स रेजिम इट इज अवेलेबल। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, इट इज ओनली फॉर specially abled person. I again repeat, transport allowance is available, is exempted category under new tax regime also in case of a specially abled person. Normal person के लिए ये available नहीं है। Conveyance allowance, traveling allowances और employer contribution under section 80CCD2 is also available under exempted category in new tax regime. हमने इसके पहले बातें की थी कि न्यू टैक्स रेजिम में इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन में जो डिडक्शंस मिलते थे, वो डिडक्शंस न्यू टैक्स रेजिम में नहीं मिलेंगे। वो प्रॉपर्टी यदि सिर्फ एक्सपायर्ड हो तो, लेकिन वो हाउस प्रॉपर्टी यदि लेट आउट किया है जिसका रेंट मिल रहा है, अंडर दैट सर्कमस्टांसेस you can have this deduction for interest paid on the housing loan, but limitation is to the extent of house rent only. जितना आपको हाउस रेंट मिलता है उतनी एक्सटेंट तक यदि आपने हाउसिंग लोन उस प्रॉपर्टी के लिए लिया हुआ, जो इंटरेस्ट होता है उस इंटरेस्ट का डिडक्शन अप टू दैट एक्सटेंट ओनली, अप टू द एक्सटेंट ऑफ रेंट रिसीव्ड आपको डिडक्शंस मिलेंगे। इसका मतलब यदि उससे अधिक आपको इंटरेस्ट लगता है तो दैट इज वो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। इसका मतलब नॉर्मल टैक्स रिजिम में, ओल्ड टैक्स रिजिम में क्या होता था कि सेट ऑफ लॉसेस होता था, यदि इस साल अप्रोप्रिएट नहीं हुआ तो नेक्स्ट ईयर वो कैरी फॉरवर्ड होता है। बट न्यू रिजिम में वो सेट ऑफ लॉसेस और कैरी फॉरवर्ड दोनों में से किसी की व्यवस्थाएं, किसी की सुविधाएं नहीं है। मतलब यदि आपका
सेट ऑफ लॉसेस मीन्स आपके यदि हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है तो दूसरे और भी इनकम के सोर्स हैं, उसमें से ये अप्रोप्रिएट सेट ऑफ होता था। उसके बाद भी यदि कुछ लॉसेस बच जाते थे वो कैरी फॉरवर्ड हुआ करते थे। लेकिन when you opt for the new tax regime, the facility of set off and carry forward of losses is not available. Friends, अभी हमने चर्चा की थी कि कौन सा, किसी ने पूछा हमसे कि कौन सा टैक्स रिजिम उनके लिए अच्छा है। हमने कहा था कि टेलर मेड आंसर नहीं देना है। हमने सोचा क्यों नहीं इस पर चर्चा की जाए, जिससे कोई भी व्यक्ति अपना टैक्स कैलकुलेट करके डिसाइड कर सके कि उसके लिए कौन सा रिजिम अच्छा है या कौन सा रिजिम अच्छा नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो यदि पसंद आया हो इसे लाइक करें, और यदि आपने मेरा चैनल स्टोन टैक्स फील्ड सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें, और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, so that we may improve my video in future. Thank you. Good day.